हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास और इस क्लास में हम आज का जो टॉपिक देखेंगे वो है एसिड, बेस और साल्ट। कहने का मतलब है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसका आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो उसकी अब हम चर्चा करेंगे, इस दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा जान लेंगे, पिछले क्लास की बातें कर लेंगे। पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था वो थोड़ा 5 मिनट हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले क्लास में कहा था कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए था, क्या क्या पढ़ना है। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, ये पढ़ेंगे। विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा देखेंगे। पीएच मान क्या है देख ली है। अम्ल, क्षार, लवण के प्रकार देखेंगे। अम्ल, क्षार, लवण के उपयोग क्या है वो हम देखेंगे। तो उसी के चलते हमने पहले देखे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, एसिड क्या है। लैटिन भाषा में एसिड को एसिडस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अगर किसी पदार्थ में खट्टेपन का स्वाद है तो वो क्या कहलाता है, वो अम्ल कहलाता है। और ये अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था। और नीला लिटमस कहने का मतलब क्या था। ठीक है, ये नीला लिटमस एक प्राकृतिक क्या है, सूचक है, जिसका निर्माण लाइकेन के पौधे के द्वारा हुआ था, जिसकी कलर बैगनी थी। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई अम्ल की परिभाषा पर नज़र डालें तो भाई साहब अर्नियस ने अपना परिभाषा दिया था और उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन दे देता है। ठीक है, और बिना H के, बिना हाइड्रोजन के हम इस अम्ल की कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, वो अम्ल के हैं। HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो, चाहे H2CO3 हो, या फिर H3PO4 हो। ठीक है, और ये क्यों है ऐसा, H+ आयन क्यों बात मैंने किया था, मैंने इस प्रकार से मैंने समझाया था। ठीक है, चलिए आगे फिर हमने देखे ब्रास्टेड, लॉरी और लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रास्टेड, लॉरी ने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जली विलयन में विभाजित होकर प्रोटोन देते हैं, धोखे से निकला है प्रोटीन। ठीक है, वे पदार्थ जो जली विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाता है। और प्रोटॉन क्या है, एक प्रकार का H+ आयन है। ठीक है, और लुईस ने भी वही बात इधर उधर से घुमा फिरा कर कही थी कि वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। फिर हमने पीएच मान देखे थे। पीएच मान जिसको कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान ये डिसाइड करता है कि कौन से पदार्थ कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, किस पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है ये बताता है। तो यह एक ऐसा स्केल है जिसमें अम्लता और क्षारीय की जो है माप की जा सकती है। और इस प्रकार के स्केल में 0 से 7 तक की जो वैल्यू होती है उसको हम अम्लीय कहते हैं, अम्लता कहलाता है। और 7 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, वो क्षारीय कहलाएगा। और 7 जो रहता है, 7 रहता है, वो उदासीन कहलाता है। जैसे H2 शुद्ध जल किसका एग्जाम्पल है, उदासीन का एग्जाम्पल है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार अभी देखेंगे, अभी बाकी है हमारा क्लास। ठीक है, कुछ पदार्थों का पीएच मान भी हमने देखे थे, किस किस पदार्थ में कितना कितना पीएच मान पाया जाता है वो हमने बात की थी। ये पूरा अम्लीय की बातें हैं। ठीक है, बीच में ये 7 नंबर जो भी आएगा वो क्या है, उदासीन था। फिर हमने क्षारीयों का भी हमने देखे पीएच मान देखे। ठीक है, चलिए
फिर हमने कहा अम्लराज क्या होता है, हमने देखे पिछले क्लास में क्या देखे, एक और क्या देखे, अम्लराज। अम्लराज कहने का मतलब है, ठीक है, अम्लों का उसको क्या कहता है, राजा कहा जाता है। और ये कौन होते हैं, जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अनुपात होता है 1:3 के अनुपात में इसको जब मिश्रण करते हैं दोनों को, तब वो क्या कहलाता है, वो अम्लराज कहलाता है। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव था जिससे धुआं निकलता और जिसका प्रयोग सोने, चांदी, प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए किया जाता था। ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए, फिर मैंने बताया था अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या होता है, तो वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषक घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दोनों का क्रिया किससे होता है, जब जल के अणुओं से होता है, जल से होता है, तब ये किसका निर्माण करते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, क्रिया किससे होता है, जल से होता है, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अब जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का पानी के साथ, जल के साथ इनका क्या होता है, विक्रिया होता है, तो ये किस में चेंज होता है, नाइट्रिक एसिड में चेंज होता है। और यही क्या कहलाता था, अम्ल वर्षा कहलाता था, जिसका पीएच वैल्यू, जिसका क्या है, पीएच वैल्यू आपके 2 से लेकर 5.6 के मध्य होती थी, ठीक है। और जब पानी की बूंदों में गिरता है तो ये, ठीक है, ये बहुत हानिकारक होता है आपके लिए, आपके, ठीक है, हमारे लिए, प्रकृति के लिए, सभी के लिए हानिकारक, इमारतों के लिए, पेड़ पौधे, मिट्टी, समुद्र, सभी के लिए हानिकारक होती है, तो ये याद रखें। फिर अम्ल की विशेषताओं पर हमने नज़र डाले थे। अम्ल की विशेषताएं क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये इनकी विशेषताएं हैं। यह नीले लिटमस को लाल कर देता था, ये इनकी विशेषताएं हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को रेड में बदल देता है, रेड में। अम्ल विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम नमक प्राप्त कर सकते थे। इनकी अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्राप्त कर सकते थे, नमक प्राप्त कर सकते थे, ठीक है, ये हमने देखे। फिर अम्ल धातु से क्रिया करके नमक और गैस बनाता है, सॉल्ट और गैस बनाता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट से क्रिया करके सॉल्ट और आपका क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी। आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये है भाई, ये नहीं ACl है, ये मैंने क्या कहा, सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट, और मैंने एक बात बताई थी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा होता है। और ये खाने का सोडा है, या फिर खाने का सोडा, या जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये धावक सोडा है, क्या है, धावक सोडा। तो मैंने ये भी बताया था किस प्रकार से आप याद रखना है, ठीक है। चलिए, फिर अम्ल के प्रकार भी हमने देखे थे। अम्ल के प्रकार में एक तो दुर्बल अम्ल होता था और दूसरा प्रबल अम्ल होता था। तो दुर्बल अम्ल कौन सा अम्ल होते थे, वे अम्ल, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हो, मिलता हो किसी पदार्थ में, किसी खाने के पदार्थ में, ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई हार्मफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन प्रबल अम्ल की बातें करें तो प्रबल अम्ल घातक है, ठीक है, घातक है कहने का मतलब खतरनाक है, और ये इतना हानिकारक, इतना घातक तो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है, करता भी है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रबल अम्ल है, कौन कौन से दुर्बल अम्ल है,
उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो कौन से प्रबल अम्ल है, कौन से दुर्बल अम्ल है, उसकी बातें करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यार ये क्या हो गया है, या जिसे विक एसिड कहा जाए। क्या कहा जाता है, विक एसिड। ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये कहाँ प्राप्त होता है, ये आपको सिरका में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, सिरका में मिल जाएगा। दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या जिसे ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं मतलब एक ही है। ठीक है, नाम तो नाम ही रहेगा। ठीक है, किसी का नाम अगर मोहन है तो मोहन ही लिखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं। ठीक है, किसी का नाम मैंने क्या कहा, मोहन है तो उसको मोहन लिखूं या इसको मोहन लिखूं, पढ़ना तो एक ही। किसी का नाम अगर राम है तो उसको राम लिखूं या इस प्रकार राम लिखूं, मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप ऐसे देख के घबराइएगा ना कि ये इंग्लिश में है। ठीक है, एसिड का मतलब अम्ल होता है। तो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये टमाटर में आपको देखने को मिलता है, पालक सब्जी में देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल है, याद रखिए। सिट्रिक एसिड जो आपको नींबू में देखने को मिलेगा, आपको खट्टे फलों में देखने को मिलेगा, खट्टे फल, नींबू। एक होता है टारटारिक एसिड, क्या है, टारटारिक एसिड, और ये जो है आपको अंगूर में देखने को मिलता है, कच्चा आम, कच्चा आम, इमली। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक अम्ल का नाम दे दिया रहेगा निम्नलिखित में से। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, ए, बी, सी और डी। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक दिया जाएगा इधर सिरका, एक दिया जाएगा आपका आम, ठीक है, या जो है मैं बोलते हैं अंगूर आपको दे जाएगा नींबू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा अम्ल
किन में पाया जाता है, किन पदार्थों में मिलता है, वो याद रखें। तो टार्टारिक एसिड इसमें पाया जाता है। और क्या है, ग्लूटानिक एसिड, एक होता है ग्लूटानिक एसिड, ग्लूटानिक एसिड। और जो ग्लूटानिक एसिड है वो गेहूं में पाया जाता है, गे से ग्लूटोनिक और गे से गेहूं। चलिए, एक है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो आपको आंवला में मिलता है। मैलिक एसिड, क्या है भाई साहब, मेलिक एसिड, मैलिक एसिड। और ये आपको पाया जाता है एप्पल में, सेब में। टेनिन एसिड, टेनिक एसिड, टेनिक एसिड आपको मिलता है चाय में। लैक्टिक एसिड, एक होता है आपका लैक्टिक एसिड जो खट्टा दूध है, खट्टा दूध और दही। लैक्टोबैसिलस का नाम सुने हैं आपने, सुने होंगे, जाहिर सी बात है, बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अब घर में देखे होंगे आपने, दूध को बहुत दिनों का रख कर सड़ाया जाता है, ठीक है, और वो दही में परिवर्तन हो जाता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और दूध में दही परिवर्तन लैक्टोबैसिलस करता है। एक क्या है, क्या है वो, बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, जीवाणु है। तो याद रखिए वो जो जीवाणु है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और जीवाणु के बारे में हमने बायोलॉजी में पढ़े कि बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। ऑलरेडी अगर हमारे शरीर में, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो कुछ लाभदायक है और कुछ जैसे बाहर से आ जाता है वो हानिकारक है। लेकिन वायरस याद रखें, बैक्टीरिया और वायरस, और दूसरा इसको कहते हैं हम जीवाणु, ठीक है, क्या कहते हैं, जीवाणु या विषाणु। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है, और वायरस को विषाणु। तो वायरस हमेशा खतरनाक होता है, हमेशा हानिकारक होता है, लेकिन बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होता है, ठीक है, ये पढ़े हैं हम। चलिए, और ये है जैसे लाभदायक, ये देख सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए काम आ रहा है दूध से दही परिवर्तन। तो इसी से बना हुआ है लैक्टिक एसिड से लैक्टोबैसिलस। 10वां, 11वां मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है लैक्टिक एसिड, हो गया फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जो है, ठीक है, बिच्छू बूटी एक पौधा होता है, क्या होता है, बिच्छू बूटी, उसमें ये पाया जाता है। एक तो चींटी के डंक में पाया जाता है, ये जो फॉर्मिक एसिड है क्या है, चींटी के डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में आपको देखने को मिल जाएगा, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद आप रखिए। सभी याद रखना भाई सब, ठीक है। और बहुत सारे जो है छोटे मोटे वो, चलिए आगे बढ़े। ये तो है दुर्बल अम्ल, एक होता है दुर्बल प्रबल अम्ल, ठीक है, एक होता है दुर्बल अम्ल, दूसरा होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, ठीक है,
इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा H2SO4, ये सभी उपयोग देखेंगे ना। अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ HNO3, ये सभी जो है मार्केट में, कहने का मतलब है इसको लैब में बनाया जाता है। जितने हैं वो ये सभी खतरनाक होते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4, H3PO4, H3PO3, H3PO4, H3PO4। देखिए हमेशा याद रखिए जितने भी हैं सब में जो है आपका हाइड्रोजन रहेगा। भाई अम्ल है तो हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए चलिए अब बात करते हैं किसकी, हम चलते हैं बात करते हैं अम्लों के उपयोग। विभिन्न विभिन्न जो अम्ल है, चाहे वो प्रबल अम्ल हो या दुर्बल अम्ल, सभी का हम क्या देख लेंगे, उपयोग देख लेंगे। तो इस पर हम चलते हैं, अम्लों के उपयोग। चलिए यूज ऑफ एसिड्स या यूजेस ऑफ एसिड्स क्या क्या है। जैसे कि अगर मैं एक अम्ल के बारे में बात करूं, कौन सा, ठीक है, एक एक करके हम बात करें। टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड, और इसका उपयोग कहाँ होता है आपके, किस में, बेकिंग सोडा बनाने में। क्या सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में। अब बेकिंग सोडा जिसे हम जानते हैं NaHCO3 बनाने में किसका उपयोग हो गया है, टार्टारिक एसिड का। दूसरे नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है, अचार में, ठीक है, किसमें, अचार निर्माण में, अचार निर्माण में, चटनी बनाने में, चटनी या अचार जो भी है, चटनी बनाने में किसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। फिर तीसरे नंबर की बात करें, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसका निर्माण, इसको लिख सकते हैं H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। चलिए कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक आदि में किसका उपयोग होता है, कार्बोनिक एसिड का। चलिए यहाँ स्पेस है तो मैं लिख देता हूँ। आपकी चौथे नंबर पर बात करें तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। इस नाइट्रिक एसिड का उर्वरक के रूप में,
उर्वरकों के रूप में, ठीक है, लैब में यूज़ किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ निर्माण में, और आपके अम्लराज बनाने में, ये भी है, अम्लराज बनाने में। अम्लराज बनाने कहने का मतलब है, आप जानते हैं HCl अनुपात HNO3, ये दोनों का जो है मिलाकर क्या बनता है, अम्लराज बनता है। HCl प्लस HNO3 मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है, अम्लराज। और हम अम्लराज देखे थे भाई, ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या देखे, अम्लराज देखे थे, ठीक है, ये दोनों मिला तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। और इसका अनुपात क्या होता है, 1:3, तो इस, ठीक है, चलिए 3:1 यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ये बनाने में उपयोग होता है। तो टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सभी हैं। पांचवें नंबर पर बात करें तो पांचवें नंबर पर HCl की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी उर्वरों में उपयोग किया जाता है। अम्लराज बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है, अम्लराज बनाने में, ठीक है, दोनों का उपयोग किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्री में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोला जाता है, H2SO4 ये जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, चलिए, थोथे का तेल बनाने में, थोथे का तेल बनाने में, कार की बैटरी में, कार की क्या है, बैटरी में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है H2SO4 का, ठीक है। देखिए ये जो कार की बैटरी में हम यूज करते हैं, आप देखे होंगे कार की बैटरी में ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं, समझिएगा, डाइल्यूट करके इसको चेंज करते हैं वीक एसिड में। कहने का मतलब है इस एसिड में H2SO4, ठीक है, जो उसको कार की बैटरी में यूज़ किया जाता है, इस एसिड में हम मिला लेते हैं क्या, पानी, ठीक है। और जब पानी मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है वीक एसिड में। और इसको हम क्या करते हैं, घरों में फर्श साफ करने हेतु उपयोग, इसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में चेंज कर देते हैं जब इसको पानी डाला जाता है, और घरों में इसको साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार की बैटरी स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ये इसमें होता है। तेजाब के रूप में इन्वर्टर की बैटरी, तेजाब में, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूज़ होती है। एक अगर मैं यहाँ लिखूँ 7वें नंबर, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जिसको HCOOH या मेथोनाइड एसिड, इसको मेथोनाइड एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, फॉर्मिक एसिड का उपयोग किस में किया जाता है भाई? चमड़ा उद्योग में। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपयोग से लेकर बहुत जगह जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कार की बैटरी में किस एसिड का उपयोग होता है, या फूड इंडस्ट्री में किस एसिड का उपयोग होता है, या विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग होता है, अचार निर्माण में किसका उपयोग होता है, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में कौन सा एसिड रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चमड़ा उद्योग में इसका क्या होता है? उपयोग होता है फॉर्मिक एसिड का, चमड़ा उद्योग। गठिया के इलाज के लिए ऑर्थराइडो, ठीक है, गठिया इलाज, गठिया के इलाज हेतु, ठीक है, बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनके जो है, ठीक है, घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है, तो वो समय जो गठिया होता है बीमारी, उस गठिया के इलाज के लिए, आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, उसके इलाज के लिए फॉर्मिक एसिड का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो एक और एसिड है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं भाई? एक होता है बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड जिसको C6H5COOH देख सकते हैं, ये दवाइयाँ निर्माण में खाद्य संरक्षण में, दवाइयाँ निर्माण में, कुछ यहाँ पर घास में पाया जाता है कौन सा? बेंजोइक एसिड। एक और होता है जिसको सिट्रिक एसिड, जो नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, किस में पाया जाता है? नींबू, C6H8O7, ये क्या है? सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, इसका उपयोग धातु की सफाई में, धातुओं की सफाई के लिए या धातु की सफाई हेतु खाद्य पदार्थों में यूज होता है। खाद्य पदार्थों, क्योंकि ये नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के रूप में भी यूज करते हैं, खाद्य पदार्थों में यूज। ठीक है, एक है ऑक्सैलिक एसिड, एक है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड HCOOH, और इस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, पालक और टमाटर में मिलता है, ये मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। और इसका, ठीक है, कपड़े की, ठीक है, इसका उपयोग कपड़े में, ठीक है, इंक का दाग छुड़ाने में, दाग क्या है? छुड़ाने में इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी में, क्या है? फोटोग्राफी में उपयोग या यूज होता है, ये चीज़ें याद रखिए। तो लगभग
10 ऐसे अम्लों के बारे में मैंने बताया कि वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या इनका यूज़ है, जैसे कि टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCOH या मेथोलाइड एसिड कहा जाता है, जिसे 8 नंबर में हम अभी जस्ट पढ़े बेंजोइक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे एसिड है, ठीक है, जिनके क्या है भाई साहब, ठीक है, जिनके उपयोग हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है बातें? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है तो अब हम बात करेंगे क्षार की। अम्ल तो हो गया, क्षार की बात करेंगे और लवण की बात करेंगे। तो ये आपका सिलेबस, कहने का मतलब है ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा। क्षार, देखिए 1.5 क्लास लगभग हो गया, 2 घंटे का क्लास हो गया कल, मतलब पिछला क्लास 1.5 घंटे का और ये आज का भी फिलहाल आधे घंटे का। तो 2 घंटे के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने अम्ल के बारे में पढ़े। अभी क्षार नहीं आया, अभी लवण नहीं आया, हालांकि ये हो जाएगा अभी, तो ज़्यादा नहीं है। क्षार या जिसे कहा जाता है बेस, अब देखिए भाई साहब, 3 वैज्ञानिक आए थे, ठीक है, और तीनों वैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिभाषा दी थी। जैसे मैंने कहा था, अगर आप पिछला क्लास मेरा देखें तो पिछले क्लास में मैंने 3 वैज्ञानिक के नाम लिए थे, जैसे ऑर्हेनियस का सिद्धांत। ऑर्हेनियस भाई साहब ने अम्ल के साथ क्षारों का भी सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखे थे ब्रोस्टेड, लॉरी का और लुईस का, 3 यहाँ पर भी देखेंगे। और अब देखिए, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। लेकिन आर्हेनियस ने उसी को क्या कहा है, क्षार के संदर्भ में, ठीक है। अगर हम आर्हेनियस का क्या है, आर्हेनियस का सिद्धांत या संकल्पना, तो बेस के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं भाई, जो H+ आयन जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। तो मैं बार बार अम्ल की ओर जा रहा था। अम्ल में इन्होंने क्या कहा था, अम्ल में, ठीक है, आर्हेनियस ने क्या था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जल में घुलकर जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये उनकी बातें हैं। और जैसे ब्रोस्टेड, लॉरी साहब ने कहा था, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ब्रोस्टेड, लॉरी ने अम्ल के संदर्भ में क्या कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और यहां पर उसी को मैं उल्टा कर दूं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
ठीक है। H प्लस या जिसको कहा जाता है प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। देखिए ये डेफिनेशन उतना जो है ये मायने नहीं रखता इस संदर्भ में। चल लूस साहब ने क्या कहा है? वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसके विपरीत हो जाएगा वह रासायनिक पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की क्षमता रखता है। यहाँ पर ग्रहण करने की क्षमता, वहाँ पर त्यागने की क्षमता। किस पर? क्षार के संबंध में। तो क्षार के संबंध में लुईस का सिद्धांत क्या है? तो ये कह सकते हैं क्या कि वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की या त्याग करने की क्षमता रखता हो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो सभी का कहना एक ही है। जैसे कि अम्ल के बारे में बताया, वैसे यहाँ पर भी सभी का कहना एक ही है कि क्षार क्या होता है। ठीक है, चलिए अब क्षार की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। जैसे अम्ल की विशेषताएं थी वैसी उसी प्रकार क्षार की भी विशेषताएं हैं ठीक है। इनके बारे में याद रखिए। पहली बात की स्वाद को लेकर ये है कि स्वाद क्या रहता है? कड़वा रहता है भाई साहब। ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा रहता है जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा रहता है। इसकी पीएच वैल्यू, पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह हमने पढ़े पीएच स्केल, हमने देखे हैं पीएच स्केल हमने देखे हैं भाई। ये इस प्रकार से पीएच स्केल मैंने बनाया था पिछले क्लास में। अगर जाके देखें तो मैंने क्या कहा था कि आपको ये 0 है, ये 7 है, ये 14 है। ठीक है, 0 से 7 तक क्या है? अम्ली है, और 7 से 14 क्षारी है, और 7 क्या है? उदासीन है। ठीक है, ये मैंने बताया था पीएच वैल्यू जिसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता उस उस जो है आपके पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, और उससे ये डिसाइड होता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर 7 से अधिक मतलब यहाँ से यहाँ तक क्षार कहलाते हैं। आगे बढ़ें। स्ट्रॉन्ग बेस या जिसे कहा जाता है प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? मैंने कहा था, बार बार मैंने कहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से प्रकार के? सांद्र। ठीक है, तनु नहीं, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्वाद कड़वा, फिर मैंने कहा छूने में चिपचिपा भी लेता है। छूने में चिपचिपा लगता है। ठीक है,
ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, जबकि अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अगर एसिड के साथ क्षार की अभिक्रिया की जाए तो वो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हमने देखे थे और इसको भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब क्षार की बारी आती है तो क्षार के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब अम्ल की बारी आई थी तो अम्ल के परिप्रेक्ष्य में हमने बातें की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए क्षार है, क्षार की ये जो है परिभाषाएं हैं कुछ, और क्षार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से जो क्षार है उनका क्या क्या उपयोग है वो हम देखें। जैसे अम्ल के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो उपयोग से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, आपके जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उपयोग है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो क्षार के उपयोग देख लेंगे। क्षार के उपयोग, या जिसे कहा जाता है यूजेस ऑफ बेस। क्या क्या उपयोग है भाई, कौन कौन से क्षार का? तो एक तो क्षार का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना, ये क्या है, क्षार है। इसका उपयोग क्या होता है? ठीक है, ये बनता कैसे है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका अगर निर्माण की बात करें, इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण कैसे बनता है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो एक क्या है, क्षार है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है, उपयोग, खैर उपयोग तो ऊपर लिखा हूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। उपयोग क्या है, मिट्टी की अम्लता को खत्म करने या कम करने में। ठीक है, मिट्टी की अम्लता को खत्म करने या कम करने में, कम करने में। ठीक है, देखिए मिट्टी अम्ली हो जाती है तो आपके जो फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उतना अच्छा नहीं होता। मिट्टी न तो अम्ली होनी चाहिए न तो क्षारी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत क्षारी भी नुकसानदायक है, बहुत अम्ली भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए जो है मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, तो वो ठीक है वो ख़त्म हो जाता है और क्या है, आपका जो है भूमि एग्रीकल्चर के लायक बन जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए याद रखें, न तो अम्लता ज़्यादा है न तो क्षारीता भी ज़्यादा है। चल, तो मिट्टी की अम्लता को ख़त्म करें। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर
के निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है भाई साहब, क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ठीक है, निर्माण के लिए कौन सा क्षार यूज की जाती है, या मिट्टी की अम्लता खत्म करने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो ये आप याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये सारी बातें। दूसरी बातें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का को हम जानते हैं इसके बारे में कि ये सबसे प्रबल क्या है? प्रबल क्षार है, ठीक है, जिसका pH वैल्यू, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है भाई? 14 होती है। ये सबसे प्रबल क्षार है, और इसको उपयोग कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में, उपयोग क्या है? कपड़े धोने के साबुन बनाने में, साबुन बनाने हेतु। ठीक है, चलिए एक और है, थर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको क्या कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या किया जाता है? आपके नहाने वाले साबुन बनाने के लिए, ये कपड़ा धोने वाले साबुन के लिए, ये नहाने वाले साबुन बनाने के लिए, बनाने हेतु, ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन निम्नलिखित से नहाने वाले साबुन बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी है, कुछ भी रह सकता है। तो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखिए। तो ये 3 चीज़ें होंगी। चौथे नंबर पर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है फोर्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो आप देखिए। एक तो बेकिंग सोडा, इसको क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। ये जैसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, जो भी कह सकते हैं। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग क्या है? बेकरी, जहाँ केक वेक लेते हो ना भाई साहब, बेकरी उद्योग में। अग्निशमक यंत्रों में, किसमें? अग्निशमक यंत्रों में। कैल्शियम ऑक्साइड एक नेक्स्ट है आपका। 5वें नंबर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ही कहते हैं भाई, इंग्लिश में कैल्शियम ऑक्साइड ही कहते हैं। इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका उपयोग, इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहा जाता है। और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, किस निर्माण में? सीमेंट
बनाने में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया है जाता है बॉयलर में, ठीक है, अशुद्धियों को हटाने के लिए, अशुद्धियों के लिए, अशुद्धियों को हटाने हेतु, हटाने में, ईंट भट्ठी में आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ें। तो 5 ऐसे क्षारों के बारे में याद रखें जो यूज आ सकते हैं। चलिए, हम बात करेंगे अब उन लवण के बारे में। किसके बारे में? उन लवणों के बारे में। लवण कहा जाता है या नमक कहा जाता है या इसे सॉल्ट कहा जाता है। तो सॉल्ट कुछ नहीं, सॉल्ट हम कैसे प्राप्त करते हैं भाई? सॉल्ट कैसे प्राप्त करते हैं? जब एसिड और बेस मिल जाता है तब निर्माण हो जाता है किसका? सॉल्ट का प्लस वाटर का, ठीक है। जैसे हमने कहा HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सॉल्ट का निर्माण होता है, NaCl और H2O वाटर। तो यही क्या है? नमक है, यही क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। इसी का निर्माण होता है। तो बस यही है और कुछ नहीं। इनका उपयोग हम देख लेंगे। चलिए, इनके उपयोग, सॉल्ट या नमक के उपयोग, नमक या लवण के उपयोग। तो इनके क्या क्या उपयोग है भाई? जैसे कि NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है साधारण नमक, ठीक है, क्या है? साधारण नमक। तो खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो खाना बनाने में, ठीक है, खाद्य संरक्षण में। खाद्य संरक्षण कहने का मतलब है जैसे कि आप अचार वचार जो है आपके अब हर घर में, ठीक है, हर घर में लगभग जो अचार जो डालते हैं, अब अचार डालते हैं, देखते हैं नमक कम होता है तो वो क्या हो जाता है? अचार खराब होने की स्थिति हो, ठीक है। जब नमक डाल के, ठीक है, उसको पलट देते हैं तो वो फिर ठीक हो जाता है। जब खराब होने की स्थिति में आती है तो देखते हैं, ठीक है, फफूंद टाइप लगने लगता है। तो उसके संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं? साधारण नमक को यूज़ किया जाता है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए, बर्फ़ को पिघलाने हेतु, लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसी लवण का उपयोग किया जाता है। चलिए, एक और है लवण जिसको क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? दूसरे नंबर पर सोडियम 10H2O कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई? किस किस स्थान में होता है? धोने का सोडियम, ठीक है,
धोने का या धोने वाला सोडा, ठीक है। कपड़ा उद्योग में, लॉन्ड्री में, कपड़ा उद्योग में, आपके लॉन्ड्री में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO4 हाफ H2O, या जिसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम बनाने के लिए, जिप्सम बनाने हेतु ठीक है इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी, मैंने क्या कहा, ये जिप्सम को, मैंने क्या कहा, जिप्सम को क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4, ठीक है, 2H2O, इसको 120 डिग्री सेल्सियस में अगर हम इसको गर्म करें तो कैल्शियम, ठीक है, SO4 हाफ H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और इसका उपयोग एक तो आपके किस में, हड्डी जोड़ में, प्लास्टर लगाते हैं ना, हड्डी टूट जाता है, हड्डी के जोड़ में, हड्डी को जोड़ने हेतु उसका किया जाता है। मूर्ति में यूज़, मूर्ति बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। घरों के दीवालों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या है, एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaCO, ठीक है, CaOCl2, इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, इसको कीटनाशक हेतु प्रयोग, कीटाणुनाशक हेतु प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिए। क्लोरोफॉर्म निर्माण में, किसके निर्माण में, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म निर्माण में, ये याद रखिए। फिर आपका एक और आता है जिसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पटाखे बनाने में, पटाखे इंडस्ट्री में, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ में, एक होता है आपका जिसे कहा जाता है फिटकरी K2SO4Al2SO4 इसको हम कहते हैं फिटकरी। क्या है? फिटकरी। और फिटकरी का जो है यूज़ है,
वो है एंटीसेप्टिक हेतु, जहाँ पर कुछ कट गया, लग गया, ठीक है, एंटीसेप्टिक हेतु ये यूज़ किया जाता है। और साथ ही पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को शुद्ध करने हेतु, पानी को क्या करने के लिए, शुद्ध करने हेतु। क्योंकि घर में देखते नहीं है, कोई आपके यहाँ कोई बुजुर्ग या फिर कोई भी दाढ़ी वाढ़ी बना रहा तो होता है, तो कहीं से कट जाता है, तो फिटकरी से या फिर आप जो है सैलून वगैरह में देखें फिटकरी यूज़ किया जाता है, कट वर्क जल गया तो उसके लिए, तो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक, जैसे आपका बोरो प्लस है वैसे टाइप का ये भी काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्षार हैं जिनका उपयोग आप देख सकते हैं, सॉरी लवण है। ये सभी याद रखिए भाई। बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें आज की क्लास में जो भी होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब भी अगर आता है तो यहाँ से ही पूछे जाते हैं, आपके जितने पढ़े हैं, ठीक है। ये आपका अम्ल, क्षार और लवण, आज की क्लास इतना ही रहे, क्योंकि आज की क्लास हो जाती है आपका समाप्त, क्योंकि हो चुका है, तीनों की बातें हम कर चुके हैं। हालांकि पहले क्लास में अम्ल की ही बातें की थी, लेकिन इसमें अब जल्दी इसलिए होगा क्योंकि वो छोटा छोटा था टॉपिक, ठीक है। हमने दुर्बल अम्ल देखे आज की क्लास में, क्या क्या होते हैं, प्रबल अम्ल देखें, फिर अम्लों के उपयोग देखें। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से जितनी चीज़ें हैं क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जितना भी है। ये आपका 4 ये हो गया है, 3 7 ये हो गया है, 7 3 10 ये हो गया है, ठीक है। और ये क्षार का, ठीक है, क्षार का कितना हुआ, 5, चलिए क्षार का 1 2 3 4 5 6 10 6 16 और 16 और आपका 4 20 2 22, तो 22 से 25 ऐसे अम्ल, क्षार और लवण को आपको याद करना है। लगभग 25 और भी बुक्स वगैरह में होंगे, उसको भी देखिए। तो लगभग 25 ऐसे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में याद रखना है, ठीक है। उनका ये बनता कैसे है, ठीक है, इसका नाम के साथ, जैसे यहाँ मैं नाम लिखा फिटकरी, उनके नाम के साथ आपका और जो है उनका सूत्र भी याद रखिए। कई बार ये सूत्र ही देख देता है, फिटकरी लिख के नहीं दिया रहेगा, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो सूत्र है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का है तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो आपको या फिर पोटेशियम नाइट्रेट लिखा रहेगा या फिर KNO3 लिखा रहेगा, तो आपको समझना है क्या है। तो आपको दोनों याद रखना है, इनके उपयोग याद रखना है। पटाखे बनाने में, बारूद बनाने में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का क्लास हमारा। आज की क्लास चूँकि हो चुका है तो इसको यहीं पर हम रोकेंगे, क्योंकि हो चुका है भाई, तो हो चुका है तो कहाँ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी बात करें तो रेडियो एक्टिविटी या फिर तत्वों का वर्गीकरण, दोनों को एक देख लेंगे, या फिर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या रेडियो एक्टिविटी। तो अभी जो बाकी है, एक तो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, एक तो आप देखेंगे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता, ठीक है। चलिए, और आपका पेरियोडिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, और क्या बाकी रह जाएगा उसके बाद? ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अभी बाकी है, और उसके बाद ये तो हो गया है आपका 1 2 3 4 टॉपिक हो गए हैं, 5 6। ये कार्बनिक जो है रसायन या फिर कार्बनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब ईंधन वगैरह हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ और देखेंगे, कुछ देखेंगे। ठीक है, कुछ ईंधन वगैरह की बातें हैं, तो वो मानव जीवन में रसायन वगैरह से हम संबंध की बातें करेंगे, जहाँ पर रेशम वगैरह है। ठीक है, कार्बनिक एसिड में एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन्स, ठीक है, कीटोन, फिनॉन, एल्डिहाइड, ठीक है, ईथर, एस्टर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। रबड़ वगैरह जो भी है वो आ जाएगा, तो वो भी लंबा है, तो लगभग 10 से 12 क्लास और होगा। ठीक है, तो लगभग 30 क्लास आपका, 30 लेक्चर किसका हो जाएगा? केमिस्ट्री का। तो वही 30 से 35 लेक्चर फिजिक्स का भी है। चलिए, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई, हमारा और आपका रिश्ता ऐसी ही है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बने रही हमारे साथ, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।